गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। पुनः छात्र छात्राओं का इस तंत्र ज्ञान कक्षा में स्वागत है। आज की इस कक्षा में हम एक ऐसे कवि से रचित, एक ऐसे लेखक से रचित एक ऐसी रचना पर अध्ययन करने जा रहे हैं जो दिखने में एक रचना है मगर स्वयं में ही एक रहस्य है, एक जिज्ञासा है, एक विज्ञान की रेखा है जो मनुष्य को शिखर प्रगति की ओर, छलांग की ओर संदेश दे रही है। उसके बदलाव का, प्रतिरूप का, प्रतिक्रिया का, इस प्रकृति के ऊपर उसके परोपकार का दृश्य दिखलाने का प्रयास यह रचना कर रही है। इस रचना का नाम अभिनव मनुष्य अर्थात आधुनिक नव मानव। आधुनिक का तात्पर्य है परिवर्तन करना, संघर्षमय जीवन का प्रदर्शन करना, निखार लाना, प्रकृति के सौंदर्य को दर्शाना, समस्त विश्व को एक छोटे से कस्बा गांव में दर्शाना, उसे आधुनिक कहते हैं, उसे नव मानव कहते हैं। और इस रहस्यमय रचना के लेखक हैं रामधारी सिंह दिनकर जी, जिनका जन्म बिहार प्रांत के मुंगेर जिले के सुमेरन गांव में 1908 को हुआ था। बाल्यकाल में ही शिक्षा प्राप्त की, प्रारंभिक भविष्य में उन्नत शिक्षा प्राप्त की, सरकारी कॉलेज में कार्य किया, फिर केंद्र सरकार में राष्ट्रभाषा से संबंधित सलाहकार के पद पर भी नियुक्त रहे। 1972 में इन्हें उर्वशी रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 1974 में हिंदुस्तान ने, हिंदी साहित्य ने एक रत्न को खो दिया, मगर उस रत्न की छवि, पवित्र विचार, उसकी छाप, लेकर रूप आज भी और भविष्य में भी हम सबके बीच में रहेगी। तो आइए इस रचना पर हम विचार विमर्श करते हैं। सर्वप्रथम शब्दों के रूप देखिए, अभिनव, नया, आधुनिक, वारी, जल, जिसे आंग्ल में, जिसे कन्नड़ में नीर कहते हैं, वाटर कहते हैं। भाप, भाप का तात्पर्य है आवी, जिसे आंग्ल में वेपर कहते हैं। व्यवधान, व्यवधान का अर्थ है अड़तड़े। सरित, सरित का तात्पर्य है नदी। सिंधु शब्द का भी इसमें प्रयोग हुआ है। तो इन महत्वपूर्ण शब्दों से हमें यहां ज्ञात होता है, यहां पद्य लेख रूप है, कंठस्थ नहीं, प्रासपद नहीं, फिर भी यहां एक खोज रूप रचना है जो विज्ञान का आभास कराती है। पद्य का नाम है अभिनव मनुष्य। कवि रामधारी सिंह दिनकर। पद्य
बच्चे स्नेह, मानवीयता, भाईचारा आदि का महत्व समझ सकते हैं। पद्य का उद्देश्य मनुष्य को उजागर करना है। उसने दिशा तो ली आधुनिक, परंतु भूल गया अपने संबंध। हो जिसकी सिद्धि मानवता, क्यों भटक रहा है आधुनिकता बनकर। यही तत्व इस पद्य का मूल है। आज की दुनिया विचित्र नवीन, कवि आरंभिक वाक्यों में यहां स्पष्ट कर रहे हैं, आज की दुनिया नई है। हर एक अंदाज, हर एक दृश्य, हर एक गतिविधि नई है, परंतु यह नयापन आश्चर्यजनक है, विचित्र है। आधुनिक मनुष्य ने विद्युत का आगाज किया, बल्ब का आगाज किया, पंखों का आगाज किया, नए नए बिल्डिंगों को, भवनों को बनाया, न स्मृति ऐसे विधानों की रचना की, परंतु यह सब नहीं है, परंतु विचित्र है, आश्चर्यजनक है। विद्युत शॉर्ट सर्किट से, संघर्ष से, घर्ष से सारे भवन को ध्वस्त कर देता है, ध्वंस कर देता है। यहां तक कि उसके लपेट में जितने लोग आते हैं उन सब का विनाश कर देता है। यहां कवि को विचित्र लगा, विद्युत उत्तम, परंतु उसका घर्ष दुष्यम अर्थात दुष्ट स्वभाव का है, जो मानव आधुनिक समाज का नष्ट करने वाला। इसीलिए कवि ने इसे विचित्र कहा। ऐसे ही अनेक तत्व हैं आधुनिक युग में। बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, भवनें बनी हैं, आलीशान हैं, परंतु उनके ध्वंस होने से कितने लोगों का विनाश हो जाता है, कितना नष्ट हो जाता है, यह विचित्र है। फिर कवि कहते हैं, प्रकृति पर सर्वत्र है विजयी पुरुष आसीन। आज प्रकृति के हर तत्व पर, हर कण पर, हर मोड़ पर, हर दिशा पर आधुनिक पुरुष ने विजयी प्राप्त कर ली है। जिधर देखिए उधर आधुनिक पुरुष का डंका बज रहा है, सारे ओर शोर है, आधुनिक पुरुष की चर्चा है। चंद्रयान, सूर्ययान, ग्रह नक्षत्र, ब्रह्मांड, पाताल, विज्ञान, तंत्रज्ञान, चारों ओर है आधुनिक पुरुष की चर्चा। इसीलिए आधुनिक पुरुष ने सब पर विराजमान होकर अपनी विजय प्राप्त की है। प्राचीन काल में लोग दिया से उजाला उत्पन्न करते थे, आधुनिक पुरुष विद्युत द्वारा, लाइट द्वारा रोशनी को उजागर कर रहा है। फिर इसके उपरांत फिर एक खोज की, फिर इसके उपरांत फिर एक खोज की। ऐसे ही मनुष्य
विज्ञान में, उसकी जिज्ञासा में तल्लीन होकर अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर रहा है। एक और उदाहरण लीजिए, विद्युत उत्पन्न कहां से हुआ? जल से। नमक उत्पन्न कहां से हुआ? जल से। ऐसे ही मनुष्य ने हर एक मोड़ पर, हर एक मार्ग पर कुछ न कुछ आगाज किया है, संशोधन किया है, एनालिसिस किया है। इसीलिए आधुनिक पुरुष प्रकृति के हर तत्व पर विराजमान है। प्राचीन काल में केवल कह सकते थे इतने ग्रह हैं, उनकी दिशा इस प्रकार है, उनका चलन इस तरह से है, परंतु आधुनिक मनुष्य ने उसे दृश्य में बदल दिया। आंखों देखा हाल बताने लगा टीवी के माध्यम से। फिर अब आया मोबाइल के माध्यम से। इस तरह से हर एक रचना खोज आधुनिक मानव की सिद्धि बनते जा रही है। अब आधुनिक मनुष्य से उत्पत्ति कौन कौन सी हैं? है बंधे। बंधे मीन्स कट्टिद, कट्टुವುದು। ऐ बंधे नर के करों में वारी विद्युत भाव। नर का तात्पर्य मानव अर्थात पुरुष, माधा स्त्रीलिंग, नर पुल्लिंग। तो यहां पर कवि कह रहे हैं नर के हाथों में अर्थात नवमानव के हाथों में जल, वायु और विद्युत, यह तीनों बंधे हैं। कट्टिद। जल की उत्पादन खोज किसने की? आधुनिक मनुष्य ने। जल यहां है, जल वहां है। किसका ज्ञान था? आधुनिक मनुष्य का। आज भूमि के भीतर छुपा जल भी आधुनिक मनुष्य ने खोज लिया है। नदियों को जोड़कर समस्त भारत में जल की समस्या को दूर करने का प्रयास किसका है? आधुनिक मनुष्य का है। समुद्रों में छुपे रहस्यों की खोज कर कर वहां भी सुरंग मार्ग बनाने का विचार किसका है? आधुनिक पुरुष का। विद्युत किसकी खोज है? आधुनिक पुरुष की। आज विद्युत किसके नियंत्रण में है? आधुनिक पुरुष के। आविर्भाव। जमीन जितनी, पृथ्वी जितनी भीषण होती है, जितनी गर्म होती है, उतनी ही भाप जमीन से निकलकर आकाश को स्पर्श कर जाती है। आज मानव सोचता है सर्दी की वजह से ठंड लग रही है, परंतु बारिश के वजह से जमीन जितना पानी सींचती है, वही पानी भाप बनकर जमीन से ऊपर निकलता है और वह वायु में मिश्र हो जाता है। वायु में मिश्र होने से ही मनुष्य को या जीवियों को ठंड का आभास होता है। ऐसे ही जमीन की गर्मी जमीन से बाहर निकलती है और वायु में मिश्र होती है, तब मानव को गर्मी का आभास होता है। वह गर्मी आकाश को स्पर्श करती है। यह अध्ययन आधुनिक मानव ने किया। इसीलिए कवि ने कहा
वारी, विद्युत, भाप, यहाँ तीनों आधुनिक पुरुष के बने हुए नियंत्रण में है। यहाँ उसकी खोज है, यहाँ उसकी संतान है। फिर कवि कहते हैं, हुक्म पर चढ़ता उतरता है, पवन का ताप है नहीं बाकी कहीं व्यवधान। हुक्म आज्ञा, मनुष्य की आज्ञा पर प्रकृति का कोप बढ़ता है, गिरता है। चढ़ना ಏರುವುದು, उतरना इಳಿಯುವುದು, व्यवधान अड़ेतड़े। मनुष्य ने आज इतनी सिद्धि बना ली है, इतनी प्रगति प्राप्त कर ली है, इतना अध्ययन किया है, इतने रिसर्च किए हैं, इतने प्रयोग किए हैं, जिनके माध्यम से आज मनुष्य के जीवन में व्यवधान नामक शब्द कहीं नहीं है। बाकी ಉಳಿದಿದ್ದ ಎಲ್ಲಿಯೂ ಉಳಿದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಮನುಷ್ಯ ಐಷಾರಾಮ ವ್ಯವಸ್ಥಿತ ಬದುಕನ್ನು ಬದುಕುತ್ತಿದ್ದಾನೆ। ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಟಿವಿ ಇದೆ, ಕೈಯಲ್ಲಿ ಮೊಬೈಲ್ ಇದೆ, ಓಡಾಡಲು ಬೈಕ್ ಇದೆ, ಕಾರ್ ಇದೆ, ವಿಮಾನ ಇದೆ, ರಾಕೆಟ್ ಇದೆ, ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ ಇದೆ। ಎಲ್ಲವನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದೆ, ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಇದೆ, ವಾಷಿಂಗ್ ಮಿಷಿನ್ ಇದೆ, ಫ್ಯಾನ್ ಇದೆ, ಕರೆಂಟ್ ವಿದ್ಯುತ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದೆ, ನಂತರ ಕೂಲರ್ಸ್ ಇದೆ, ಎಸಿ ಇದೆ, ಭಿನ್ನ ಭಿನ್ನವಾದಂಥ ಅದರಲ್ಲಿ ಏಳು ಇಳಿಯು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯೂ ಇದೆ, ಲೇಸರ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯೂ ಇದೆ। ಎಲ್ಲವನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಮನುಷ್ಯನಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ವಿಚಾರ ಸುಖಮಯ ಜೀವನ। ಈ ಸುಖಮಯ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೂ ಅಡೆತಡೆ ಉಳಿದಿಲ್ಲ। इस तरह से मनुष्य के हुक्म से यहाँ प्रकृति का कोप चढ़ना उतरना, ಏಳುವುದು ಇಳಿಯುವುದು हो रहा है। आज कहीं भूकंप हो रहा है तो मनुष्य की कृपा से ही मनुष्य ने भूमि पर अत्यधिक उष्ण का प्रयोग किया। समय से पूर्व ही खेतों में कृषि कर रहा है, समय से पूर्व ही भूमि का व्यंग्य रूप से प्रयोग कर रहा है, समय से पूर्व ही वनों को नाश कर रहा है, पहाड़ों को ध्वंस कर रहा है, नए नए मकान बना रहा है, नए नए नगरों का उजागरण कर रहा है। इन सभी से प्रकृति कोपित हो रही है। पहाड़, खेती, पेड़ पौधे, अरण्य, यहां सब प्रकृति को, इस भूमि को शांत रखते हैं। तम अर्थात शून्य आकार में प्रकृति का कोप रहता है। प्रकृति में स्तंभ नहीं करने, प्रकृति के स्तंभ को रोकते हैं। लेकिन मनुष्य भिन्न रूप से प्रकृति का प्रयोग कर रहा है। पेड़ों को नाश करना, पहाड़ों को ध्वंस करना, अरण्यों को नाश करना, इन सभी क्रियाओं से प्रकृति कोपित हो रही है। भूकंप हो रहे हैं, उसके तरंग शब्द बनकर बाहर निकल रहे हैं। सुनामियां यह भी मनुष्य के वजह से हो रहा है। जल का विपरीत प्रयोग करना, जल को प्रदूषण करना, जल का दुरुपयोग करना, जल में अश्लीलता को फैलाना, कूड़ा कचरा वहीं फेंकना, इन सभी से, जल प्रदूषण से सुनामियां जैसे घटनाएं घट रही हैं। इसीलिए कवि ने कहा
मनुष्य के हुक्म से ही प्रकृति कोपित होती है। इन सभी को हम रोकेंगे तो अवश्य सुनामियां को रोक सकेंगे, भूकंप को रोक सकेंगे। फिर कवि कहते हैं, लांग सकता नर सरित गिरि सिंधु एक समान। आज मनुष्य ने ऐसे ऐसे यंत्रों का उत्पादन किया है जिसके माध्यम से मनुष्य क्षणिक भर ही इस स्थान से उस स्थान प्रस्थान कर सकता है। समुद्र के, नदी के इस किनारे से उस किनारे निर्भय से प्रयाण कर सकता है। वह प्रयाण रॉकेट, हेलीकॉप्टर, विमान द्वारा हो रहा है। लांग दाटुवधु सरित नदी गिरि पर्वत सिंधु समुद्र। आज मनुष्य पर्वत के इस भाग से उस भाग, समुद्र के इस भाग से उस भाग, नदी के इस भाग से उस भाग कोई समस्या, कोई व्यवधान बिन ही उसका प्रयाण हो रहा है। यह भी आधुनिक मनुष्य के मस्तिष्क का करिश्मा है, एक महत्वपूर्ण उसकी उपलब्धि का परिचय है। फिर कवि आगे कहते हैं, यह मनुष्य, ये आधुनिक मनुष्य जिसका गगन में जा रहा है यान, यान का तात्पर्य विमान। आज मनुष्य की यंत्र का प्रयोग जमीन से लेकर आसमान तक हो रहा है। पृथ्वी से सीधे आसमान में उड़ रहा है मनुष्य। प्राचीन काल में एक स्थान से दूसरे स्थान के प्रस्थान में अधिक समय लगता था, परंतु आज मनुष्य एक राज्य से दूसरे राज्य, एक देश से दूसरे देश, एक समुद्र के भाग से दूसरे समुद्र के भाग तक, अर्थात 7 समुद्र भी बिना किसी व्यवधान के लांग रहा है, प्रयाण कर रहा है। इसका कारण उसके आधुनिक यंत्र कांपते, जिसके करों को देखकर परमाणु वाक्य रेखांकित कर लीजिए। सही, यह वाक्य वस्तुनिष्ठ है, जो एक अंक के लिए अनिवार्य वाक्य है। ऐसे वाक्यों को ही एक अंक के लिए चुना जाता है। कांपना, नडगुवधु कर, अंगई, परमाणु विस्फोटक, आधुनिक वस्तु। मनुष्य के करों को, अंगई करों को देखकर परमाणु कांपते हैं, परमाणु चर्चास्पद बनते हैं। आधुनिक मनुष्य कुछ नया अवश्य बनाएगा, परंतु उसके इस प्रयोग का दुष्परिणाम भी अवश्य है। जैसे कि अमेरिका ने किसी देश पर बम का प्रयोग किया, परमाणु का प्रयोग किया, उसका प्रभाव आज भी उस देश में नजर आ रहा है। परमाणु बना मनुष्य के हाथ से, परंतु उसके लाभ से अधिक दुष्प्रभाव भी है, हानि भी है। बना मनुष्य से, परंतु मनुष्य का ही नाश उससे अवश्य है। इसीलिए परमाणु मनुष्य के हाथों को देखकर
कांपते हैं। यह आधुनिक मनुष्य हमें प्रयोग में लेकर कुछ अवश्य नया वस्तु उदाहरण करेगा, मगर इसका दुष्प्रभाव भी अवश्य है। यह मनुष्य जो सृष्टि का श्रृंगार, ज्ञान का, विज्ञान का, आलोक का आगार, देखिए कभी वैज्ञानिक शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। ये मनुष्य, यह मनुष्य सृष्टि का श्रृंगार है। जब सृष्टि बनी, 7 दिनों में आकाश और जमीन को बनाया गया। पृथ्वी और आकाश का निर्माण 7 दिनों में हुआ। हर एक की व्यवस्था की गई, पहाड़ों की, पेड़ पौधों की, हर एक की रचना हुई। परंतु ऐसे लगा जैसे बिन श्रृंगार कोई विधान है। प्रकृति के श्रृंगार के लिए मनुष्य का उद्धार हुआ, मानव कुल को जन्मित किया गया, मानव को प्रकृति का श्रृंगार, किरीट, ताज बनाया गया, किंग, राजा बनाया गया। परंतु आज मनुष्य प्रकृति को ही नाश कर रहा है, विनाशक बन गया है। उसे बनना था रक्षक। कभी कहते हैं सृष्टि का श्रृंगार, समस्त ब्रह्मांड में, समस्त सृष्टि में अगर कोई प्रकृति की सौंदर्य को दर्शा सकता है तो वो है मनुष्य। इसीलिए उसे प्रकृति का ताज कहा गया, प्रकृति का श्रृंगार कहा गया। ज्ञान का, विज्ञान का, आलोक का आगार, आलोक बेಳಕು आगार मने। कवि कहते हैं जहां ज्ञान है वही विज्ञान है, जहां प्रकाश है वही मकान है। तो इन पंक्तियों से, इस मुख्य पंक्ति से हमें यहां स्पष्ट होता है कि मनुष्य के ज्ञान से विज्ञान की उत्पत्ति हुई है, विज्ञान से मनुष्य की नहीं। विज्ञान कहाँ है? मनुष्य की बुद्धि में। मनुष्य अपनी बुद्धि का जितना प्रयोग करेगा उतने ही वैज्ञानिक संशोधन वह निर्माण करेगा। छात्रों, अपने बुद्धि का प्रयोग करो और वैज्ञानिक बनो। अपने बुद्धि में छिपे विज्ञान भाव को बाहर निकालो और इस युग को नवयुग से भी भिन्न बनाओ। आलोक का आधार, प्रकाश ही मनुष्य का घर है। जहां विज्ञान है वहां रोशनी है, जहां ज्ञान है वही उसका मकान है। सो रोशनी अगर मकान बनती है तो ज्ञान ही विज्ञान बनता है। और ज्ञान कहाँ है? पुस्तकों में है, विद्वानों के संपर्क में है, गुरु और गुरुजन का उनके आदर में है। आदर करो और वैज्ञानिक बनो। व्योम से पाताल तक सब कुछ इसे है ज्ञेय। व्योम आकाश, पाताल, पृथ्वी, सब कुछ यल्ल, ज्ञेय, ज्ञान। आज के इस मनुष्य ने कंप्यूटर तंत्र ज्ञान के माध्यम से पृथ्वी में छुपे भूकंप के तरंगों का अध्ययन किया है। किस वर्ष
किस महीने, किस दिन, किस समय में भूकंप होने वाला है, मनुष्य को तंत्र ज्ञान के माध्यम से पता चलता है। मौसम की जानकारी, मानसून की गतिविधियां मनुष्य को सर्वप्रथम ही ज्ञात होती है। पिछला महीना जुलाई के 24, 25, 26 तारीख को मुंगारू मड़े, जिसे कन्नड़ में कहते हैं, वहां वर्षा अधिक होने वाली थी। पहले ही भारतीय वैज्ञानिकों ने इसकी घोषणा कर दी और देश के हर एक नागरिक को अलर्ट किया, सतर्क बनाया। तो यह ज्ञान मनुष्य के भीतर कहां से आया? तंत्र ज्ञान के माध्यम से। और वह तंत्र ज्ञान जो विज्ञान का एक रूप है, वो कहां से निकला? मनुष्य की बुद्धि से। हम यह समझ सकते हैं कि मनुष्य की बुद्धि ही विज्ञान है। और आकाश में ग्रहों की गति भी मनुष्य तंत्र ज्ञान के द्वारा ही जान रहा है। जब मैं कॉलेज में था तो उस वक्त मैंने कहीं पढ़ा था, अब स्मरण नहीं है उतना, वेदों में शायद, आई थिंक वेदों में कहीं लिखा है कि चंद्र में जल है। वेद में लिखा था पूर्व काल में चंद्र में जल है। विज्ञानियों ने आधुनिक में उसकी खोज की, चंद्र में जल है। हम भटक रहे हैं जाति धर्म में और वो उजागर हो रहे हैं भविष्य में। इसलिए बुद्धि का प्रयोग करके विज्ञान के माध्यम से हम ज्ञान को विश्व के सम्मुख ला सकते हैं। फिर कवि कह रहे हैं, पर ना यहाँ परिचय मनुष्य का, यह ना उसका श्रेय। देखिए, कवि ने इस वाक्य से समस्त पद्य के भाव को कैलकुलेशन किया है, कुल रूप परिचित किया है। कवि कहते हैं, मनुष्य ने विद्युत का उत्पादन किया, आवी का उत्पादन किया, यंत्रों का उत्पादन किया, विमान, रॉकेट, हेलीकॉप्टर, बस, रेलवे, बाइक, द्विचक्र वाहन, हर एक कंप्यूटर, मोबाइल या सीसी कैमरा, टीवी, हर एक वस्तु का मनुष्य ने प्रयोग किया है, उसको जन्म दिया है। हर एक तंत्र ज्ञान मनुष्य की संतान है, मनुष्य से ही उत्पत्ति हुई है। परंतु यह सारा परिचय मनुष्य का नहीं, यह परिचय मनुष्य का नहीं, उसकी बुद्धि का है, उसकी स्मरण शक्ति का है, उसके ज्ञान का है। क्योंकि जितनी भी वस्तुएं बनी वह विज्ञान है और वह विज्ञान मनुष्य के मस्तिष्क में छुपा है, जो मनुष्य के प्रयोग से ही निखरता है। इसीलिए कवि कहते हैं, यह सारा परिचय मनुष्य का नहीं, मनुष्य के बुद्धि का है। तो फिर मनुष्य का परिचय कहाँ है? मानवता में, भाईचारे में। क्योंकि प्रकृति का निर्माण मनुष्य की मानवता के भाईचारे, सहोदर भाव से ही हुआ है। मनुष्य के विज्ञान के लिए प्रकृति का निर्माण नहीं हुआ। प्रकृति का निर्माण
मानवीय संबंध के आधार पर ही हुआ है। जिस दिन मनुष्य अहंकारी बनेगा उस दिन प्रकृति का नाश हो जाएगा। जिस दिन मनुष्य सहोदर भाव से रहेगा उस दिन प्रकृति की आयु बढ़ाई जाएगी। अब अंतिम प्रश्न में कवि मनुष्य की निज सिद्धि का परिचय दे रहे हैं। अब तक जितना वर्ण हुआ वैज्ञानिक प्रयोगों का, वैज्ञानिक उजागरणों का, विज्ञान लेख का, विज्ञान शब्दों का, मनुष्य के बुद्धि का, लेकिन अब जो अंतिम प्रश्न में कवि वर्णन कर रहे हैं वो है मनुष्य की निज सिद्धि, उसकी सहोदरता का परिचय दर्पण द्वारा दे रहे हैं। श्रेय उसका बुद्धि पर चैतन्य उर की जीत। मनुष्य की जितने भी तत्व हैं, जितने भी वैज्ञानिक विश्लेषण हैं, उन सभी पर विजय मनुष्य की चैतन्यता का, बुद्धि का है, मनुष्य का नहीं। श्रेय मानव की असीमित, मानवों से प्रीत असीमित, जिसकी सीमा नहीं। जहां मानवता है, मानवता की सीमा नहीं। अगर मनुष्य अपने ही धर्म में, अपनी ही जाति में लिपटा रहा तो वह सीमित व्यक्ति है। वह मनुष्य हर धर्म, हर जाति के लोगों से संपर्क में रहेगा, भाई बहन के दृष्टिकोण से उनसे बात करेगा। वह असीमित मानव प्रीत है, मानवता का, प्रेम का परिचय है। एक मनुष्य दूसरे मनुष्य से जाति धर्म का भेद न कर कर उनसे मेल बढ़ाता है, उसे मानवता कहते हैं, भाईचारा कहते हैं। जो भारत देश का दर्पण है, भारत की धरोहर है, भारत की संस्कृति है। एक नर से दूसरे के बीच का व्यवधान तोड़ दे जो, बस वही ज्ञानी है, वही विद्वान, और मानव भी वही है। कवि अंतिम प्रश्न में स्पष्ट कर देते हैं कि मानव की सिद्धि, परिचय, उसका निज रूप। कवि कहते हैं जितने भी तंत्रों का उपयोग हुआ, जितने भी तत्वों का आगाज हुआ, जितने भी प्रयोगों का प्रयास हुआ, यह सब उसकी बुद्धि का परिणाम है। लेकिन एक मनुष्य दूसरे मनुष्य के बीच के व्यवधान, अड़तड़े, पंदरे, व्यवधान को तोड़ दे, भेदभाव को मिटाकर उनमें प्रेम बढ़ाता है, भाईचारा, सहोदरते भाव को उत्पन्न करता है। वही विद्वान है, वही मानव है और वही विज्ञानी है। इस सभी पद्य में कवि का एक ही राग है। जो भी तुम विश्लेषण करो, एनालिसिस करो, वह बुद्धि का प्रमाण होता है। लेकिन आज मनुष्य अपने कार्यों में इतना मग्न हो गया है, ना उसे माता पिता का स्मरण है, ना उसे भाई बहन का स्मरण है, ना ही उसे आसपास के मानव का स्मरण है, ना ही उसे दुनिया समाज की कोई चिंता है। वह केवल संशोधनों में,
छिप गया है, उसे बाहरी दुनिया का कोई लेन देन नहीं, कोई संपर्क नहीं। इसीलिए कवि कह रहे हैं, तुमने प्रकृति को इतना सुंदर बनाया, इतना आकर्षित कर दिया कि सारी प्रकृति एक छोटे से गांव में परिवर्तित हो रही है, लेकिन तुम अपना निज रूप भूल रहे हो। तुम्हारी पहचान, तुम्हारा परिचय मानवता है। तुम मनुष्य हो, मनुष्य की भांति ही रहो, क्योंकि तुम्हारा जन्म मानवता के आधार पर हुआ है। तुम्हें मनुष्य में चुना गया, प्राणी नहीं बनाया, क्योंकि प्राणी में फीलिंग्स नहीं होती, कृपा करने की चेष्टा नहीं होती। मनुष्य में प्रेम, दया, अनुकरणीय, अनुकंप जैसे महत्व अंगों के साथ मनुष्य को जोड़ा गया। इसीलिए मनुष्य को प्रकृति का श्रृंगार, किरीटो, किंग बनाया गया, जिसे राजकुमार कहते हैं। सो पद्य के माध्यम से कवि ने स्पष्ट किया, विजय पुरुष आज हर एक तत्व पर, हर एक आधुनिक चटवटिका पर आज मनुष्य का राज चल रहा है। भाईचारा मनुष्य की परिछाई, मनुष्य का परिचय सहोदरता है। हर एक नारी, हर एक पुरुष अपरिचित उसके लिए भाई बहन है। ज्ञान विज्ञान, मनुष्य के ज्ञान से विज्ञान का जन्म हुआ है, विज्ञान से मनुष्य का नहीं। इससे हमें यह पता चला, विज्ञान मनुष्य के नियंत्रण में है, सिर्फ मनुष्य को उसका प्रयोग करना बाकी है। पारस्परिकता, पद्य के अंतिम भाग में कवि ने स्पष्ट किया कि मनुष्य का निज रूप पारस्परिकता है। एक दूसरे से प्रेम, सहकारिता, दया, मानवीयता से ही मनुष्य का निज जीवन है। सो पद्य में इतना ही था। पद्य से संबंधित लेखक परिचय, अन्य शब्द, भावार्थ, इन सब का हम तंत्र ज्ञान के द्वारा आप तक अवश्य पहुंचाएंगे। ग्रह कार्य देखिए, तुकांत शब्दों को रचें, जिसे प्रास पद कहते हैं, जो पद्य के हर एक पंक्ति के अंतिम रूप में आता है। और इसके उपरांत दूसरे भाग को भावार्थ लिखे। पद्य के दूसरा भाग अर्थात यह मनुष्य जो सृष्टि का श्रृंगार है, इन पंक्तियों का भावार्थ अपने शब्दों में लिखे। इतना आपका गृह कार्य है। इसके बाद यह पद्य कंठस्थ नहीं है, लेख पद्य है, रचित पद्य है। घर पर रहिए।